राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर कंपनी अधिनियम। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने कंपनी की परिभाषा और विशेषताएं देखी थी, उसी क्रम में आगे अगला जो हमारा टॉपिक है कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य तात्पर्य ये है कि क्या कंपनी और सदस्य एक ही है या इनका अस्तित्व अलग अलग है। एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में ये माना गया है कि कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग होता है और कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। कंपनी और सदस्यों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कंपनी विधान में कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व के सिद्धांत का विशेष महत्व है। ये सिद्धांत ये बतलाता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों या अंशधारियों से पूर्णतः पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यदि किसी कंपनी के सभी अथवा लगभग सभी अंश एक ही व्यक्ति के पास हों या कंपनी के प्रबंध संचालक के सभी अधिकार किसी एक ही व्यक्ति को प्राप्त हों, तो भी कंपनी एवं ऐसे व्यक्ति का पृथक पृथक अस्तित्व बना रहेगा। इतना ही नहीं, यदि व्यक्तियों का कोई समूह एक से अधिक कंपनियों का निर्माण करता है और सभी कंपनियों का प्रबंध संचालन या स्वामित्व उसी समूह के पास हो, तो भी सभी कंपनियों एवं अन्य अस्तित्वों को सदस्यों का अस्तित्व पृथक पृथक ही बना रहेगा। कंपनी के पृथक अस्तित्व के कारण ही कंपनी तथा उसके सदस्यों की संपत्ति पृथक पृथक मानी जाती है। कंपनी की संपत्ति सदस्यों की संपत्ति नहीं मानी जाती है। अतः कोई कंपनी अपने नाम में संपत्ति क्रय कर सकती है, रख सकती है, विक्रय कर सकती है। इतना ही नहीं, अपने सदस्यों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा सदस्य भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अनेक देशी एवं विदेशी कानूनों मामलों में पृथक अस्तित्व सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। यहाँ मुख्य रूप से ये देख लेना आवश्यक है कि एक निजी कंपनी और एक सार्वजनिक कंपनी में मुख्य रूप से हम असीमित दायित्व के सिद्धांत को हम देखेंगे तो ये सिद्धांत थोड़ा और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। एक निजी कंपनी में जो कम से कम 2 सदस्य होते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इस कंपनी में 200 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। पहले कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उसमें 50 सदस्य हो सकते थे। यहाँ प्रश्न ये नहीं कि अधिकतम सदस्य कितने, यहाँ प्रश्न ये है कि 10 व्यक्ति यदि निजी कंपनी की स्थापना करते हैं और वो सदस्य 10-10 लाख रुपये ला के 1 करोड़ रुपये से अपने व्यापार शुरू करते हैं और उसके बाद में अगर 50 लाख को कहीं से उधार भी ले लेते हैं तो 1.5 करोड़ रुपये पूंजी में लग गए। अब उन सदस्यों को नुकसान हो जाता है, कंपनी को नुकसान हो जाता है, कंपनी का समापन करना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा 10 सदस्यों के द्वारा लगाए गए 10-10 लाख रुपए तो उनके डूब ही गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो 50 लाख रुपए का कहीं से ऋण कर्जा और लिया है तो वो भी उन सभी सदस्यों को 5-5 लाख या निर्धारित किए गए अनुपात के रूप में चुकाना पड़ेगा। अर्थात उनका दायित्व सीमित नहीं है, असीमित दायित्व है। अब इसके विपरीत हम सार्वजनिक कंपनी की बात करेंगे। एक सार्वजनिक कंपनी में अंशों के द्वारा जो पूंजी इकट्ठी की जाती है, कलेक्ट की जाती है, उस पूंजी के द्वारा कंपनी का व्यापार प्रारंभ किया जाता है, उसी से कंपनी का आगे विकास किया जाता है। सामान्यतया ये कंपनियां इक्विटी शेयर जारी करती हैं जो 10 रुपये का होता है, प्रेफरेंस शेयर भी जारी करती हैं जो 100 रुपये का होता है और ऋण पत्र भी जारी करती हैं जो कितने भी अमाउंट के हो सकते हैं। कंपनी उन पर ब्याज देती है। अंशधारियों को इक्विटी समता अंशों पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है, इनके पर लाभांश दिया जाता है। कंपनी का जो लाभ होता है उस लाभ के हिस्से में से लाभांश दिया जाता है या फिर शेयर मार्केट में वो ऊंचे मूल्य पर बेच करके सदस्य लाभ कमा सकते हैं। हमारा यहाँ ये इतनी लंबी चौड़ी बात करने का तात्पर्य ये है कि एक सदस्य ने जो अंश खरीदे वहाँ तक ही उसका सीमित दायित्व है। अगर कंपनी में जिस प्रकार से निजी कंपनी में 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है तो सारे देने पड़ेंगे सदस्यों को, यहाँ पे सार्वजनिक कंपनी में जितने एक सदस्य ने अपने शेयर खरीदे हैं उन शेयरों की धनराशि तक ही वो भुगतान करने के उत्तरदायी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 रुपये के इक्विटी शेयर के आधार पर 10,000 शेयर खरीदे हैं तो उसको 1 लाख रुपये देने हैं। अब वो 1 लाख रुपये पूर्ण दत्तांश खरीदे हैं तो उसने पहले दे दिए, या अगर आवेदन पे 5 रुपये दिए हैं तो 50,000 दे दिए, पहले 50,000 उसको और देने हैं।
अब समापन की स्थिति में अगर उसके पर बकाया याचना राशि बकाया है तो उसे बकाया राशि मांगी जा सकती है, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसका पृथक अस्तित्व है। कंपनी में जितना भी कर्जा लिया गया है, कंपनी के ऋण पत्रधारी चाहे जितने भी हों, कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं से चाहे कितना ही कर्जा लिया हो, ऐसी स्थिति में सदस्य उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते, क्योंकि उसका अस्तित्व अलग है, कंपनी का अस्तित्व अलग है। यहाँ थोड़ी सी हमने विस्तार से बात इसलिए कर ली क्योंकि इस केस को हम एक सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी के नाम से इसको ज़्यादा समझेंगे कि कंपनी के सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। हम इस सोलोमन बनाम सोलोमन केस को पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये मान लेना चाहिए कि सोलोमन ने नकारात्मक दृष्टिकोण से, बेईमानी से, अन्याय और कुप्रबंध करने के उद्देश्य से, भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की है। क्योंकि जैसा हम पूर्व में एक मानसिकता निर्धारण करेंगे उसके आधार पे केस को नकारात्मक और सकारात्मक हिसाब से ज़्यादा हम समझने की स्थिति में रहेंगे। तो यहाँ सोलोमन ने एक सार्वजनिक कंपनी की स्थापना की थी और लेनदारों के साथ, ऋण पत्रधारियों के साथ में अन्याय हुआ था, उनको नुकसान हुआ था। अब सोलोमन ने जानबूझ करके किया था ऐसा, या ऐसा हो गया था, लेकिन इस केस के अध्ययन से हमें पता चलता है कि सोलोमन ने ऐसा जानबूझ कर किया था, कानून का उसने फ़ायदा उठाया था कि एक सदस्यों का कंपनी से पृथक अस्तित्व होता है और इसमें किसी प्रकार का अन्याय और कुप्रबंध करके कितना भी लेनदारों को, ऋण पत्रधारियों को, वित्तीय संस्थाओं को अगर नुकसान दिया जाता है तो उस पर लिए गए अंशों तक ही उसका सीमित दायित्व होगा। ऋण पत्रधारियों, अंश पत्रधारियों के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। तो इस केस का हम अध्ययन करते हैं। सोलोमन नामक एक व्यक्ति बूट और जूतों का निर्माता था। उसकी व्यापारिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसने व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक कंपनी बनाई जिसका नाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड रखा। सीमा नियम के अनुसार कंपनी में पूंजी लगाने वाले 7 व्यक्ति थे, जिनमें स्वयं सोलोमन, उसकी पत्नी, पुत्री तथा 4 पुत्र सम्मिलित थे। 7 व्यक्ति इसलिए शामिल किए गए क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम 7 सदस्य उनमें आवश्यक होते हैं। अगर इसमें सदस्य कम होते हैं फिर उनका दायित्व असीमित हो जाता है और सार्वजनिक कंपनी नियमानुसार स्थापित नहीं मानी जाएगी, वो पूरा उत्तरदायित्व है यानी असीमित दायित्व उसी को दिया जाएगा। इसलिए उसने न्यूनतम सदस्य संख्या भी पूरी कर ली। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं था। सोलोमन था, उसके 2 लड़के संचालक मंडल के सदस्य थे, अर्थात 3 संचालक पूर्ण हो गए। एक सार्वजनिक कंपनी में 3 संचालक ही कम से कम होने आवश्यक होते हैं, अधिकतम 10, 12, 15 भी हो सकते हैं। तो जो एक सार्वजनिक कंपनी की स्थापना की जाती है उस सोलोमन ने न्यूनतम सभी शर्तें पूर्ण कर दी थी, उसने किसी प्रकार कोई कमी नहीं रखी। कानूनन उसने स्थापना विधिवत तरीके से की थी, जिससे अगर किसी प्रकार का अन्याय को प्रबंध करे तो उसको दोषी नहीं ठहराया जाए। सोलोमन ने अपना व्यापार इस कंपनी को 30,000 पाउंड में बेच दिया, जिसके प्रतिफल में उसे 20,000 पाउंड के पूर्ण दत्तांश अर्थात जनता से शेयर बेच करके, पूर्ण दत्तांश बेच करके 20,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए तथा 10,000 पाउंड के ऋण पत्र मिले। ये 10,000 पाउंड के ऋण पत्र उसने स्वयं खरीद लिए। इन ऋण पत्रों की जमानत के लिए कंपनी का समापन करना पड़ गया। ऋण पत्र उसने स्वयं खरीदे और स्वयं ही उसने कंपनी की संपत्ति भी जमानत स्वरूप रख ली, अर्थात 20,000 पाउंड जनता से शेयर खरीद करके अपने पैसे इकट्ठे कर लिए और जो ऋण पत्र उसने स्वयं खरीदे उसके लिए भी कंपनी की संपत्ति उसने अपने ऋण पत्रों की जमानत के लिए गिरवी रख ली। कंपनी के समापन के समय कंपनी की स्थिति इस प्रकार थी: संपत्तियां 6,000 पाउंड, दायित्व ऋण पत्र 10,000 पाउंड तथा सामान्य लेनदार 7,000 पाउंड, अर्थात समापन के समय कंपनी की पूंजी सिर्फ 6,000 पाउंड थी। संपत्ति जो थी वो सिर्फ 6,000 पाउंड थी। दायित्व और ऋण पत्र 10,000 पाउंड के थे और लेनदार भी 7,000 पाउंड के थे, अर्थात कहीं से उसने वित्तीय संस्थाओं से, अन्य लोगों से उसने कर्जा भी लिया। अब चूंकि समापन के समय उसने 10,000 के जो ऋण पत्र लिए उन ऋण पत्रों पे खुद की उसने संपत्ति है वो उस पर गिरवी रख रखी है, इसलिए प्राथमिकता उसी को रहेगी, क्योंकि जो संपत्ति की गिरवी जिसके पास रखी जाती है वो उस सबसे पहले भुगतान उसको होता है, फिर लेनदारों का होता है, उसके बाद ऋण पत्रधारियों का, उसके बाद में अंत में सदस्यों को भुगतान किया जाता है। इसलिए इसने चालाकी से संपत्ति अपनी गिरवी रख ली।
कंपनी की ऐसी आर्थिक स्थिति में ऋण पत्रधारी जिसके पास संपत्ति का बंधक है को भी संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं हो सकती थी। अर्थात उसके पास सिर्फ 6,000 पाउंड संपत्ति थी, उसने ऋण पत्रों के बदले इकट्ठी 10,000 जो ऋण पत्र थे उसके बदले उसने जमानत प्रॉपर्टी कंपनी की संपत्ति थी वो गिरवी रख रखी थी। तो उसमें से भी उसको कंप्लीट नहीं मिल करके 6,000 पाउंड ही उसको संपत्तियों में से मिल रहे थे। 4,000 उसने ये कह करके बता करके कि मुझे तो 6,000 मिले और 4,000 करोड़ 4,000 पाउंड का उसने अपने नाम से नुकसान दिखा दिया, जबकि उसको फायदा हुआ है। परिणाम स्वरूप अन्य सामान्य लेनदारों ने न्यायालय में कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर दिया तथा न्यायालय से मांग की कि उन्हें पहले भुगतान मिलना चाहिए। सामान्य लेनदारों का तर्क था कि सोलोमन एंड लिमिटेड कंपनी एक ही है तथा इन दोनों का कोई पृथक पृथक अस्तित्व नहीं है, अतः सोलोमन स्वयं ऋणदाता नहीं हो सकता। किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया कि कंपनी तथा सोलोमन भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, कंपनी के ऐसे सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, अतः सोलोमन भी एक ऋण पत्रधारी हो सकता है। अर्थात उसने कानून का फायदा उठाते हुए कि पृथक कंपनी और सोलोमन पृथक पृथक व्यक्ति हैं और उसने लेनदारों को नुकसान दिया। इसी संदर्भ में आगे लॉर्ड मैकनॉटन ने भी अपने अर्थ के रूप में कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसने लिखा है कि कानून के अनुसार कंपनी पारसा सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों से भिन्न होती है, चाहे कंपनी के पंजीयन के बाद भी वह वही कारोबार क्यों न कर रही हो जो पहले से था, चाहे वे ही व्यक्ति प्रबंध तथा लाभ में हिस्सा प्राप्त करने वाले क्यों न हो। कंपनी उन सदस्यों के प्रतिनिधि या प्रन्यासी नहीं बन जाती। इस प्रकार सदस्य भी अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं की सीमाओं को छोड़कर अन्य किसी रूप या दशा में कंपनी के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। इस संबंध में और थोड़ा अधिक समझने के लिए एक ली बनाम ली का एक केस और है, उसको थोड़ा और विस्तार से हम देख लेते हैं। ली बनाम ली एयर फार्मिक लिमिटेड के मामले में भी कंपनी को के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई। इस मामले में ली ने एक कंपनी की स्थापना की। ली ने एक अंश को छोड़कर कंपनी के सभी अंश क्रय कर लिए तथा वह कंपनी का प्रबंध संचालक बन गया। इस पद के अधिकारों के अंतर्गत उसने अपने आप को कंपनी का चीफ पायलट नियुक्त कर दिया। ली कंपनी का विमान उड़ाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। उसकी विधवा ने कंपनी पर श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी से प्रार्थना की। कंपनी ने क्षतिपूर्ति करने से तर्क देकर इनकार कर दिया कि एक ही व्यक्ति कंपनी का मालिक तथा नौकर नहीं हो सकता। प्रीवी काउंसिल ने निर्णय देते हुए कहा कि कंपनी तथा ली दोनों ही अलग अलग व्यक्ति थे, पर प्रबंध संचालक की स्थिति में अपने आप को मुख्य संचालक के रूप में कार्य करने के लिए आदेश दे सकता था। अतः ली तथा कंपनी के बीच मालिक तथा नौकर का संबंध भी था। इसी आधार पर ली की विधवा को क्षतिपूर्ति की राशि दी गई। अर्थात ये माना गया है कि कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है और कंपनी अपने पृथक अस्तित्व के सिद्धांत के अनुसार उसमें सदस्य और कंपनी अपना पृथक पृथक कार्य करेंगे और उसमें सदस्यों को किसी प्रकार का उसमें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। धन्यवाद।